थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, तो 9th स्टैंडर्ड के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, सेल के बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, किस तरह का क्या था. ओके, सो यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद पास्ट नॉलेज इन ऑर्डर टू स्टडी दिस लेक्चर. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड आपके पास 3 क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक में 9th स्टैंडर्ड के, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ सेलुलर न्यूक्लियस. आपको मालूम है एक सेल जो है पूरा एक सेल है, एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस में. तो न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है. ओके, और डीएनए के अंदर जो है, जो डीएनए का पार्ट है, जीन जो है वो डीएनए का पार्ट है. ओके, तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग का डीएनए मैच होता है. ओके, और वो डीएनए में जीन्स होता है जो आपके कैरेक्टर्स को आपको अगले जनरेशन तक लेके जाते हैं. अक्सर बच्चों की शक्ल माँ बाप से मिलती है बिकॉज ऑफ जीन्स. कलर आई मिलता है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, देखने से मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर पेरेंट्स के बच्चे हैं. या 2 भाई लोग मिले तो देखने से मालूम पड़ता है कि दोनों ब्रदर हैं, क्योंकि दोनों में सेम जीन्स पास हुए हैं. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. Then what do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to progeny. Okay, progeny बोले तो offspring की बात हो रही है. यहाँ पे आपका आंसर हेरिडिटी आता है. यहाँ पे आपका आंसर हेरिडिटी आता है कि आप अपने पेरेंट्स से क्या कैरेक्टर्स लेके आए हो. दैट इज व्हाट इज हेरिडिटी. फिर ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक साइड में लिख के रखूँगा. विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना हुआ है. ओके, डीएनए मॉलिक्यूल में 3 पार्ट होते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दैट. व्हाट आर दोस 3 पार्ट. आपका एक होता है फॉस्फेट होता है, फिर शुगर बेस होता है. ओके, शुगर होता है. फिर 4 नाइट्रोजनस बेस होता है. 4 नाइट्रोजन बेस होता है. ओके, 4 नाइट्रोजन बेस होता है. ये 4 नाइट्रोजन बेस आपको याद रखना है. ये 4 नाइट्रोजन बेस कौन से है. 4 नाइट्रोजन बेस, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. मैं आपको बता दूं व्हाट आर द 2 पार्ट्स. दे आर प्यूराइन्स and pyrimidines. Pyrimidines, DINES. ये थोड़ा आपको थोड़ा पीछे का रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, फाइन. पायरिमाइड्स में 2 बेस होते हैं. मैं अभी उसको खाली अल्फाबेट के तौर पे याद रखने को बोलता हूँ. एक है एडिनाइन. ओके, और दूसरा होता है ग्यूनाइन. ओके, एडिनाइन, ग्यूनाइन. और उसके बाद होता है आपका थाइमाइन और साइटोसाइन. जो आपका पिरामिड पायरिमाइडाइन्स है उसमें थाइमाइन होता है और काइटोसाइन होता है. ठीक है, हम काइटोसाइन को थोड़ा सा 2 टुकड़े करेंगे. ठीक है, काइटोसाइन के थोड़े 2 टुकड़े करेंगे. इधर काइटोसाइन और यूरासिल. यू स्टैंड फॉर यूरासिल. क्यों मैंने 2 लिखा यहाँ पे आपको बाद में बताऊंगा. तो ये ए स्टैंड फॉर एडेनाइन, जी स्टैंड फॉर ग्यूनाइन, टी स्टैंड फॉर थाइमाइन, सी स्टैंड फॉर काइटोसाइन एंड यू स्टैंड फॉर यूरासिल. ये जो है डीएनए में 3 चीज़ें होती जो आपके 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था. देवर फॉस्फेट, शुगर और 4 नाइट्रोजनस बेस. 4 नाइट्रोजनस बेस को मैं नीचे लगाया हूँ. उसके 2 पार्ट होते हैं, प्यूराइन्स, पायरामाइडाइन्स.
प्यूराइंस में 2 होते हैं, एडेनाइन और गायनाइन। पायरामाइडाइंस में 2 होते हैं, थायमाइन एंड काइटोसाइन और यूरासिल। यहाँ पे डैश करके लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे और लिखना है आपको। क्यों और है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्यों आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। रिमेंबर दैट। तो आपका जो 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन वो क्लियर हो जाता है। हेरिडिटी आपके पास समझ में आ गई ना। वेरिएशन बहुत सारे यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स है, तो वेरिएशन भी आपको याद करना चाहिए। तो वेरिएशन क्या, चेंजेस क्या थी, शक्ल में चेंजेस, चेहरे में चेंजेस आती है, आंखों के कलर में चेंजेस आती है, हाइट में चेंजेस आती है। कभी पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे छोटे हैं। 2 भाई है, दोनों भाई की हाइट सेम नहीं है। 2 भाई हैं, एक भाई का बाल गोल गोल है, कर्ली है, एक भाई का बाल स्ट्रेट है। These are small changes that is called variation. These are called variation. जीन्स वो चीज़ है जो कैरेक्टर्स पास करते हैं, और जीन्स आर पार्ट ऑफ द डीएनए, और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल डीएनए जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है। लास्ट पार्ट आता है एवोल्यूशन। नाउ हेरिडिटी और एवोल्यूशन में बहुत फर्क है। ओके, हेरिडिटी जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, एवोल्यूशन बोले तो सदियों टू सदियों पास होता है। एवोल्यूशन मतलब ये भी चेंजेस है, हेरिडिटी वेरिएशन ये भी चेंजेस है, पर ये चेंजेस जनरेशन है। जो मैंने अभी आपको बताया, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई गोरा है, कोई काला है, एक ही रिलेशन में। कोई किसी के बाल कर्ली है, किसी के बाल स्ट्रेट है, किसी के आँख ग्रीन है, किसी के आँख ब्लैक है, सेम रिलेशन में ये चेंजेस आ गए हैं। बट ग्रेजुअल, बट एवोल्यूशन क्या है, 1000-10,000 ईयर्स के बाद जो चेंजेस आती है दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। वो ग्रेजुअल चेंजेस है। हमको बताया गया कि हमारे पुरखे मंकी थे, हम 4 पैर पे चलते थे, एप्स थे, तो ग्रेजुअल चेंजेस है। हमारे पास टेल थी, आज हमारे पास बैक साइड में एक टेल बोन है, बट वो टेल आज हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। वो टेल क्यों थी, मंकीज लोग को बैठने के लिए 2 पैर पे और टेल के सहारे उन लोग बैठते थे, जैसे कैमरा का ट्रिपॉड कैसा होता है वैसा बैठते थे। पर हम आजकल 2 पैर पे चलने लगे तो हमको टेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ग्रेजुअली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ग्रेजुअल तौर पे 1000 and 5000 and 10,000 ईयर्स के ग्रेजुएशन पे हमारी वो टेल निकल गई क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं थी। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज इवोल्यूशन को कहा जाता है ग्रेजुअल चेंजेस। हो सकता, ठीक है। I hope this is clear to you. We take the second part of it. So now when we are studying about genes, let us study the timeline of study of genes और timeline of genetics. कितने साइंटिस्ट लोग ने क्या क्या किया, 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे, एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटॉम्स के बारे में, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया, उसके बाद कहाँ तक पहुँचे थे उन लोग, मतलब हाउ फाइनल डिस्कवरीज वाज मेड। तो इसके लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टडी हो गई है। तो स्टार्ट में सबसे पहले 1886 में, 18th सेंचुरी में सबसे पहले जो था जोहान ग्रेगोर मेंडल ने, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने सोचा कि मैं जीन्स को, जेनेटिक्स को स्टडी करूं। ओके, नाउ विल गो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। बीपी मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। यू नो दैट हेरिडिटी, ये यहाँ से आपको पर्टिकुलर चीज़ जो हेरिडिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको जानना जरूरी है। यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जीन्स आर द कैरियर। जॉन ग्रेगर, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लूँगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नेम्स है, पेक्युलर नेम्स है, तो आई जस्ट टेक इट इन शॉर्टकट। फर्स्ट इज योर JGM, he is known as the pioneer of genetics. उस टाइम पे, around that period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. उसने शुरुआत तो किया पर पूरा कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया था। मे बी रिसर्च करने के लिए, एडवांस रिसर्च करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज 20th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी है वो 18th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो इसके लिए उतनी जल्दी वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। बट ही टुक द फर्स्ट स्टेप कि चलो हम जीन्स को स्टडी करते हैं, लोगों के चेहरे, लोगों के जो मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स है क्यों मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। देन सेकेंड वाज
1901. This was your HD virus नहीं लिखा है, राइस whatever it is, Hugo D virus. In 1901, the reason behind sudden changes were understood due to mutational theory of Hugo D virus. Mutational theory. No, mutational theory मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. आपको बताया मैंने क्रोमोसोम्स जीन्स की वजह से जीन्स की वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. नाउ जीन्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जीन्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो जेनेटिक मटेरियल में कोई चीज़ अल्टर हो रही है, कोई चीज़ डिलीट हो रही है, कोई चीज़ ऐड हो रही है, जो मैं आगे आपको लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उसको बोलते हैं म्यूटेशन, उसको बोलते हैं म्यूटेशन. ओके. और उस स्टडी को बोलेंगे म्यूटेशन थियरी. ठीक है. तो जेनेटिक मटेरियल में जीन्स में भी बहुत कुछ है. हर चीज़ आप छोटा ढूंढे जाओ. आपने सेल ढूंढा, सेल के अंदर न्यूक्लियस ढूंढा, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स ढूंढा, जीन्स के अंदर भी कुछ है. वो जीन्स के अंदर जो कुछ भी है, जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं, वो अगर कहीं वो पर्टिकुलर चीज़ें ऐड हो रही है, कुछ और आके ऐड हो रहा है, कुछ वहाँ से डिलीट हो रहा है, कुछ वहाँ के अल्टर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन. तो दैट वाज द स्टडी टेकन बाय HD राइस. ठीक है. आगे और स्टडी बढ़ी 1902 में. ग्रास हॉपर को स्टडी किया. ग्रास हॉपर में उसको एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिला. ओके. फर्दर स्टडी करने के बाद वॉल्टर एंड सूटन को दो पेयर में कभी कभी काम करते हैं साइंटिस्ट लोग. तो उनको सबसे पहले ग्रास हॉपर पे उन्होंने स्टडी किया. हर चीज़ जो स्टडी कर सकते हो वो चीज़ सीधा आदमी पे स्टडी नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग पे स्टडी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए ह्यूमन बॉडी. ठीक है. तो उन लोग पहले जानवरों पे स्टडी करते हैं. तो वो ग्रास हॉपर पे उन्होंने स्टडी किया. तो उनको पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिला जिसमें उनको जेनेटिक मटेरियल मिला होगा शायद. ठीक है. तो दिस वाज वॉल्टर एंड सूटन. देन फर्दर आगे चले. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the paired chromosome in the cell of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. जब तक क्रोमोसोम्स का नाम नहीं था, जब इन्होंने ढूंढा. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes were carried via chromosomes. Okay, क्रोमोसोम्स के थ्रू जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. जब यह मालूम पड़ा तो सब साइंटिस्ट लोग ने हर जगह के साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि अब इसको थोड़ा स्टडी करना ज़रूरी है, जीन्स को भी बारीकी से स्टडी करना ज़रूरी है. तो दे टुक दैट पॉजिटिव स्टेप ऑफ स्टडिंग फर्दर. क्या किया? थ्रू विच 1944 में तीन साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवेरी, मेलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैक्लॉयड, ये और दो और साइंटिस्ट proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. जितने living things है हर एक के पास जेनेटिक मटेरियल है. इसमें वायरस को एक्सक्लूड कर दिया. ना वायरस को क्यों एक्सक्लूड किया? वायरस आजकल तो वायरस के बारे में बहुत कुछ चालू है, कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग. ठीक है. आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, वायरस जब तक के आउटसाइड दी बॉडी है, तो वो नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है. वायरस जब तक के आउटसाइड दी बॉडी है वो जब नॉन लिविंग थिंग है. पर वो जब वायरस को बॉडी के अंदर एंटर होता है तो अपना ऑफिस बना लेता है, वहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, वो लिविंग बीइंग हो जाता है. तो वायरस जब बॉडी के बाहर अगर नॉन लिविंग है तो इसके लिए उसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसके लिए उसके पास DNA नहीं है. दैट इज वन पार्ट ऑफ नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग विद यू. ठीक है. तो यहाँ पे जो बताया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस जिंदा सिर्फ एक होस्ट के बॉडी में ही रह सकता है. होस्ट के बॉडी मतलब किसी भी जानवर के बदन में या इंसान के बदन में, वहाँ पे जिंदा रह सकता है. बाहर वायरस नॉन लिविंग है. प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव DNA जेनेटिक मटेरियल. फर्दर इन 1961 फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for the process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. ये इन्होंने एक मॉडल बनाया. ये मॉडल हम स्टडी करेंगे अभी डिटेल में कि भाई क्या मॉडल से किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है DNA की हेल्प लेकर
इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस ली जाती है। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए, thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. ये सब मेन महारथी थे जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टडी किया और यहाँ तक लाके छोड़ दिया। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टडी करने से क्या क्या फ़ायदा हुआ? द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, बीमारी पता लगाने के लिए काम आती जेनेटिक मटेरियल। कि भाई आपको अगर कोई आगे पूछा आपकी तबीयत खराब है तो आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री पूछते हैं, तो पेरेंट की हिस्ट्री से पूछ के आपको पता लगाता है कि आपको शायद ये हो सकता है। भाई ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर। ओके, क्या होता है किसी पेरेंट्स को कोई एक पर्टिकुलर बीमारी रहती है तो वो ऑफस्प्रिंग को पास होने के चांसेस रहते हैं, तो उस जीन्स को अल्टर कर सकते हैं, उस जीन्स को, उस डीएनए को चेंज कर सकते हैं ताकि वो ऑफस्प्रिंग तक नहीं जावे। तो वो प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनिमल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। हम कोई टेस्टी फ्रूट बना देवे, हम कोई अच्छा जल्दी से प्रोड्यूस होने वाले दाने, वीट, जवार, बाजरा उगा देवे, तो जेनेटिक वेरिएशन करके उगा सकते वो, ठीक है। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज, माइक्रोब्स बनाते हैं, माइक्रोब्स आर्टिफिशियल माइक्रोब भी बनाया जाता है, नेचुरल माइक्रोब तो है पर आर्टिफिशियल माइक्रोब भी इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आपको नॉलेज होना ज़रूरी है सीक्वेंस के तौर पे। बाय चांस आपको दे दिया एक क्वेश्चन कि भाई अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपको ये नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है। Now we try to understand what exactly is transcription, translation and translocation ठीक है। आपको 9th स्टैंडर्ड का आपको सेल का डायग्राम, डीएनए का डायग्राम सब बराबर से मालूम होना चाहिए। फिर भी जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं फ्लैशबैक में ले जाके कोशिश करूंगा। ओके ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये यहाँ पे डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बताऊंगा कि डीएनए से आरएनए में कुछ बनने के लिए, डीएनए से आरएनए में कुछ बनने के लिए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। फाइन, तो इस तरीके से होता है ये प्रोसेस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। हाउ इज दैट प्रोसेस टेकिंग प्लेस? मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करके बता सकता था, पर वी विल ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। फाइन, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, यहाँ पे जीन्स हैं, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, इसकी हेल्प ली जा रही है। ओके, आरएनए की हेल्प, डीएनए क्या कर रहा है, आरएनए की हेल्प ले रहा है। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयरबाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए। नाउ यहाँ पे प्रोटीन कैसे बनना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटीन कैसे बनना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मुझे बनानी है पुलाव, और पुलाव बनाने का जो रेसिपी है वो लिखा है कहीं ना कहीं एक फ्रेंड की बुक, एक फ्रेंड के घर पे, एक रेसिपी बुक में लिखा हुआ है जो एक फ्रेंड के घर पे है। प्रोटीन बनाने का जो तरीका है वो डीएनए में लिखा हुआ है, ठीक है। पुलाव बनाने का तरीका जो है वो रेसिपी बुक लिखा हुआ मैंने, रेसिपी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, उससे रेसिपी बुक मांग रहा हूँ, तो रेसिपी बुक
देने को तैयार नहीं, बोलता है रेसिपी बुक मुझको खुद को भी आज पुलाव बनाने का है। तो क्या करता है, बोलता है मैं इसका जेरॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्या बोलता है, मैं इसका जेरॉक्स कर लेता हूँ, मैं वो रेसिपी बुक का जेरॉक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जेरॉक्स किया। ट्रांसक्रिप्शन का मैं आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज का मेथड बता दूं कि कोई चीज़ अगर हिंदी में लिखी है, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का है, तो दैट इज ट्रांसक्रिप्ट, स्क्रिप्ट को बदलना हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे डीएनए में जो चीज़ें हैं, डीएनए में तरीका है प्रोटीन बनाने का, रेसिपी बुक में तरीका है पुलाव बनाने का, पर वो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए, वो तरीका चाहिए। तो तरीका क्या करता है, वो आरएनए वो तरीका कॉपी कर लेता है। डीएनए में जो जीन्स है, उसमें जो प्रोटीन बनाने का तरीका है, वो आरएनए कॉपी कर लेता है। उस कॉपी करने के फेज को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उस कॉपी करने के फेज को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रेसिपी बुक को मैंने जेरॉक्स कर दिया, अब वो जेरॉक्स मैं घर पे लेके आऊंगा और पुलाव बनाऊंगा। तो यहाँ तक का पार्ट जो है कंपेयर करो यहाँ से, तो तुमको थोड़ा इजी पड़ेगा। यहाँ तक का पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वो ट्रांसक्रिप्शन पार्ट हम थोड़ा सा मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर तुम लोगों को बाद में बता दूं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी लाने के बाद, फिर मैंने कभी किचन में काम नहीं किया हूँ, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए। कोई कुक है, उसकी हेल्प चाहिए। उस कुक को बुलाया मैंने, भाई तू आ जा मेरे साथ आके मेरे को ये पका के दे। कुक ने बोला थोड़ा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी लेकर आ, इंग्रेडिएंट्स लेकर आ, ठीक है। कुक और इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ डीएनए से कॉपी बनाया। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे टीआरएनए है, यहाँ पे एमआरएनए है, और यहाँ पे है साथ में एमआरएनए है, डीआरएनए है, और एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये डीएनए से जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कैसे बनाने का आरएनए कॉपी किया। उस कॉपी करने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद आरएनए ने टीआरएनए, आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए एंड आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए यहाँ से कुछ लेकर आया, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर किया, और ये तीनों मिलके फिर प्रोटीन बनाते हैं। ये तीनों मिलके आरएनए ने यहाँ से उनको रेसिपी बुक ला के दिया, तरीका कैसा था प्रोटीन बनाने का, ये तीनों मिलके प्रोटीन बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यहाँ से बुक की प्रोसेस को कॉपी करके यहाँ पे लाया, ट्रांसक्रिप्शन। उस कॉपी चीज को एक्चुअल में लेकर आए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यहाँ पे कुक है, वो इंग्रेडिएंट्स है मिला के जो भी कर रहा है, ओके, कुक के साथ मिलके जो भी कर रहा है, साथ में उसने कुक भी था, कुक ने साथ में एक हेल्पर ले लिया, ठीक है, एक हेल्पर ले लिया, हेल्पर के तौर पे एमआरएनए ले लिया, इंग्रेडिएंट्स एमिनो एसिड्स, बिना एमिनो एसिड्स के प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आपको भी इरेज करता हूँ। रेसिपी बुक घर पे थी, रेसिपी बुक किसी के दोस्त के घर पे थी, रेसिपी बुक मांगा, दोस्त ने नहीं दिया तो उसका जेरॉक्स मांग के लेकर आए। वो जेरॉक्स मांगने के तरीके को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ओके। वो जेरॉक्स लाने के बाद, मुझे तो कभी किचन में गया नहीं, मैंने कभी पकाया नहीं, मैंने कुक को बुलाया, एक हेल्पर को बुलाया, सामान खरीद के लाया, वो सामान खरीद के लाके फिर उन लोगों ने पकाया तो पुलाव बन गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। सेम यहाँ पे कंपेयर करूँ, डीएनए में तरीका था प्रोटीन बनाने का, आरएनए ने वो कॉपी किया, दैट प्रोसेस प्रोटीन बनाने के तरीके को कॉपी किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
फिर टीआरएनए की मदद लेके, एमआरएनए की मदद लेके और इंग्रेडिएंट्स एमिनो एसिड्स की जरूरत लेके उन लोगों ने प्रोटीन बनाया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, नाउ these three process, all these three process simultaneously, all these three process simultaneously from DNA to RNA to protein, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन, DNA से RNA से प्रोटीन तक के तीनों प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। ओके, दे आर कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। फाइन, तो एक बार थोड़ा सा पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. Information about protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for the body. कौन सा प्रोटीन बनाने का है? आँख की रोशनी का प्रोटीन बनाने का है, हाथ पैर की ताकत का प्रोटीन बनाने का है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। मैंने पुलाव बोला, पुलाव के अलावा बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ओके, ऑमलेट बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं, तो यहाँ पे सब चीजें मौजूद है। डीएनए कहाँ का बनाना है? आँख की रोशनी का बनाना है, हाथ पैर की ताकत का बनाना है, स्पीच का गले का वोकल कॉर्ड्स का बनाना है, तो दैट इज व्हाट इज स्टोर्ड हियर। These proteins are synthesized by DNA through RNA. Okay, these proteins are synthesized, बनाया जा रहा है, synthesize किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये प्रोटीन बना रहे हैं DNA के थ्रू RNA की हेल्प लेकर। These proteins are synthesized by DNA through RNA. This is called central dogma. ये तीनों प्रोसेस को मिला के synthesizing of protein from DNA with the help of RNA is called central dogma. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA only. Now अभी यहाँ पे ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं ये सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको समझा दिया कि तीनों प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, आपका जो डीएनए का स्टैंड है डबल हेलिकल स्टैंड है ना, मालूम है ना आपको? ओके, आपका डीएनए का स्टैंड डबल हेलिकल स्टैंड है। ठीक है, तो किस तरह प्रोसेस हो रहा है मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही बनाता हूं मैं आपको। ओके, ये डबल हेलिक्स स्टैंड है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, इस तरह नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, इस तरह आपके नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं। फाइन, ये आपका डबल हेलिक्स स्टैंड है। फाइन, और ये आपका डीएनए है और ये आपका आरएनए है। आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है, डीएनए में डबल हेलिक्स स्टैंड। हेलिक्स बोले तो स्पाइरल, हेलिक्स बोले तो स्पाइरल, डबल हेलिक्स स्टैंड होता है। ये डीएनए है, ये आरएनए है। डीएनए में भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, आरएनए भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। डीएनए में भी प्यूराइड्स होते हैं, डीएनए में भी पायरामाइड्स होते हैं, बट डीएनए में आपका एडेनाइन, गुआनिन, ए है, जी है, थायमाइन है और काइटोसाइन है। डीएनए में आपके एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन और काइटोसाइन है, और आरएनए में आपका एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन और यूरासिल है। आरएनए में काइटोसाइन नहीं होता है। ओके, आरएनए में काइटोसाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इधर है आपका ए, इधर है आपका जी, टी, सी, आपको जो चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से अलग अलग चलता है। यहाँ पे ए, टी, जी, ए, सी, इस तरह सीक्वेंस चलता है, इस तरह सीक्वेंस चलता है। ठीक है, ये डबल। अब क्या होता है आपको थोड़ा समझना जरूरी है। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides in DNA.
यहाँ पे जब डीएनए में से आरएनए निकलेगा, ये डीएनए में से आरएनए निकलेगा, तो जब आरएनए का सिंथेसिस होता है तो आपका डीएनए थोड़ा सा फैल जाता है। ओके, आपका डीएनए थोड़ा सा फैल जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैंड, ये डीएनए है, ये डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में का कोई भी एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है, डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड अलग होता है, एक स्ट्रैंड एमआरएनए में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए लिखें तो एम, टी और आर को छोटे अल्फाबेट्स में लिखें प्लीज, बाकी को कैपिटल में, एमआरएनए, ठीक है, ये एमआरएनए। तो कोई भी एक स्ट्रैंड कन्वर्ट होता है, कोई भी एक स्ट्रैंड कन्वर्ट होता है। एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए। ये सीक्वेंस है, ये इसका, मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे ए जी टी सी जी टी टी कोई भी सीक्वेंस होगा, जरूरी नहीं कि एक परफेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रैंड बाहर आ गया, ओके, तो ये सपोज ये सीक्वेंस है। दिस mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the 2 strands of DNA are used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to DNA. जिस तरीके से RNA mRNA प्रोड्यूस हो रहा है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स, अब मैं आपको आर कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, ये मैं आपको समझा दूं जरा। सपोज ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ए जी टी सी, ए जी सी जी, ठीक है, ये डीएनए का है। तो डीएनए का है, ये डीएनए का है। अब ये डीएनए कन्वर्ट हो रहा है एमआरएनए में, ये डीएनए कन्वर्ट हो रहा है एमआरएनए में, ओके, ये सीक्वेंस है। तो ये अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा मतलब मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि ए किस तरीके का बनता है। ए के सामने हमेशा टी रहता है और जी के सामने हमेशा सी और यू रहता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज नॉट योर पोर्शन। यहाँ पे सी और यू रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे आया, तो अगर यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड जो है एमआरएनए के स्ट्रैंड में बदल रहा है, तो यहाँ पे ए की जगह पे वो टी बनेगा, ओके। फिर यहाँ पे वापस है तो यहाँ पे ए की जगह पे वापस टी बनेगा। फिर यहाँ पे जी है, जी की जगह पे उसको सी बनना चाहिए, पर सी जो है वो सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में यू होता है, तो यहाँ पे यू बनेगा। यहाँ पे टी है तो उसका उल्टा क्या है, ए। यहाँ पे सी है तो इसका उल्टा जी। एमआरएनए, आरएनए में जी आएगा, पर आरएनए में सिर्फ और सिर्फ काइटोसाइन नहीं होता है, आरएनए में काइटोसाइन नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया जी, जी की जगह पे यू आएगा, सी की जगह पे जी आएगा, जी की जगह पे यू आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे इसके पेयर्स है, ओके, यहाँ पे इसके पेयर्स है। एक से ए जो पेयर करता है, एडेनाइन जो पेयर करता है वो थायमाइन से, ग्यानाइन जो पेयर करता है वो काइटोसाइन से या यूरासिल से। काइटोसाइन होता है डीएनए में, यूरासिल होता है आरएनए में। तो इस तरीके से पेयर निकलता है एमआरएनए में, ओके, इस तरीके से पेयर निकलता है एमआरएनए में। नाउ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. Something wrong? Thymine of DNA. थाइमाइन की यहाँ पे यूरासिल है वो, ओके, थाइमाइन की यहाँ पे यूरासिल है वो,
थायमाइन की जगह पे यूरोथाइल है, तो यहाँ पे आपका ये जी की जगह पे आपको सी आएगा, टी की जगह पे आपका यू आएगा। ओके, और यहाँ पे जहाँ भी आपका जी है, जहाँ पे आपका जी है वहाँ पे सी आ जाएगा। ओके फाइन, दिस आर सम एडवांस स्टडीज जो आपका फिलहाल आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से थोड़ा सा बराबर से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। नाउ beside there is uracil in RNA and instead of thymine of DNA. This process of RNA synthesis is called transcription. मैं यहाँ पे आपको बता दिया आपको कि किस तरह कॉपी बन रही है। कभी कभी आप जेरोक्स करोगे, जेरोक्स मशीन में कोई चीज़ आपने किया तो कभी फोटो उल्टी आ सकती है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका ही कॉपी है, DNA की ही कॉपी है, पर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। तो यहाँ पे डीएनए से कॉपी बन गई आरएनए की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अपने घर के दोस्त के घर से तुमने रेसिपी बुक का जेरोक्स लेकर आया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नाउ एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया, आपने कॉपी बना दिया। कॉपी बना के आप कहाँ पे पका रहे हो? आप रास्ते पे तो नहीं पका रहे हो, आपने कुक को ले लिया, आपने हेल्पर को ले लिया, आपने इंग्रेडिएंट्स को ले लिया, आपको जाना है किचन में, आपको जाना है किचन में। तो एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। अब प्रोटीन सिंथेसिस बनना है, टीआरएनए, एमआरएनए और इंग्रेडिएंट्स एमिनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाएंगे, तो उनको जगह चाहिए। तो जगह जो है वो है साइटोप्लाज्म, वो है साइटोप्लाज्म। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। तो जिस तरह आप खाना जो पकाओगे वो किचन में पकाओगे, तो आपका ये जो प्रोडक्शन होगा ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा, ये आपको साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, अब क्या होता है, दिस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली। तो इसके लिए शायद थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट प्लीज पे अटेंशन टू इट। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसमें, तो ध्यान देना ज़रूरी है। पर एक बार आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर आप विद इन 5 मिनट से पेज को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm, it brings in coded message from DNA। यहाँ से जो आ रहा है कोडेड मैसेज है, ठीक है। यहाँ से जो उसने लाया रेसिपी लाया, वो समझो कोई था एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो इन लोग आए तो सही, बोले अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज अभी अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी और को बुलाना पड़ेगा उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज समझने के लिए। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज समझो एक कोडेड लैंग्वेज है। ओके, इट ब्रिंग्स इन कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। दिस मैसेज कंटेन्स कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स। इसको कैसे बनाने का है, एमिनो एसिड्स को कैसे बनाने का है, वो चीजें लिखी है, कोड में लिखी हुई है, जिसको समझना जरूरी है, जिसको कोई दूसरा आदमी समझा सकता है, कोई एक और प्रोसेस कर सकता है कि भाई आपका ताला लगा हुआ है, ताला खोलने के लिए आपको चाबी की जरूरत है, ताला जो है वो लॉक है और लॉक खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है। कोई एक कोड है, वो कोड को खोलने के लिए एक अनकोड करने के लिए कोई एक और चीज की जरूरत पड़े। ठीक है, दिस मैसेज कंटेन्स कोड्स ऑफ एमिनो एसिड्स। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोडॉन। नाउ व्हाट इज दैट, आपका ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे पेयर्स रहते हैं। ये मैंने आपको एमआरएनए बनाया, ठीक है, ऐसे पेयर्स रहते हैं। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये हर एक को मैंने अभी आपको बताया था, ये घड़ी आपको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये सब जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है। तो अभी मैं थोड़ा इसको जरा बड़ा करके बता रहा हूँ। ये 3 पेयर। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोडॉन। इसको कहते हैं ट्रिपल कोडॉन। ठीक है, नाउ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसको डॉक्टर हर ये इंडियन साइंटिस्ट है तो मेंशन जरूरी होना चाहिए था। तो भाई इंडियन साइंटिस्ट भी कहीं कम नहीं है, अच्छी जगह पे पायनियर लोग हैं,
Dr. Hargobind Khorana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triple codons for 20 amino acids. For this work, he has been awarded with Nobel Prize in 1968 along with two other scientists. Each mRNA is made up of each mRNA. अभी हमारा mRNA है, DNA से mRNA निकला है. DNA 2 स्ट्रैंड का था, mRNA 1 स्ट्रैंड का निकला है. mRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड से DNA के न्यूक्लियोटाइड से कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो लंबी लाइन थी. तो each mRNA is made up of thousands of triple codons. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA. tRNA जो था वो एक हेल्पर था जो बाजार जाके सब सामान लेकर आया. तो tRNA एमिनो एसिड सप्लाई कर रहा है. लो भाई मैं लेकर आया हूँ, अभी अपने को प्रोटीन बनाने का है. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA. For this purpose, tRNA has anticodons having complementary sequence to the codon on mRNA. अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ. ये न्यूक्लियोटाइड है, ओके, ये है AGT, ठीक है. ये एक न्यूक्लियोटाइड को मैंने एक्सपांड किया. अभी इसको ये समझो लॉक है. अब यहाँ से कहीं ना कहीं चाबी आ रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं की आ रही है इसको अनलॉक करने के लिए, ठीक है. यहाँ से कहीं ना कहीं की आ रही है इसको अनलॉक करने के लिए. और ये जो की आ रही है इसका वापस कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब यहाँ ये जो है ये mRNA में ही चल रहा है. तो A की जगह पे ये रहेगा U, G की जगह पे ये रहेगा C, T की जगह पे ये रहेगा A. ओके, तो यहाँ पे ये कीज आएगी इसको ओपन करने के लिए. ओके, which will be known as एंटीकोडॉन. ये जो है, ये जो आया था ये कोडेड था, ये ट्रिपल कोडॉन था. इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे tRNA ने दिया, एंटीकोडॉन दिया. भाई इस कोड को ओपन करो इससे, इस कोड को ओपन करो इससे, ठीक है. तो ये यहाँ पे इससे अटैच हो जाता है और ये कोड ओपन हो जाता है. tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called translation. ये प्रोसेस को RNA से प्रोटीन बनने के लिए जो स्टेप होता है, tRNA यहाँ पे RNA में कोडॉन है, ट्रिपल कोडॉन है. एक्चुअली दिस कोडॉन नहीं है, कोडॉन है, ट्रिपल कोडॉन है. ओके, उसको ओपन करने के लिए tRNA ने एंटीकोडॉन दिया, उसको ओपन हो गया जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है. नाउ the amino acid brought in by tRNA are bonded together by ये जो एंटीकोडॉन आया ना, they are bonded together by the amino acid brought in by tRNA are bonded together by a peptide bond with the help of rRNA, riboRNA. During this process, the ribosomes keep on moving from one end of mRNA to the other end by distance of one triplet codon. Now you understood this. Now अभी मैं यहाँ पे ये इसका यहाँ पे अभी मैं ये समझा दूँ आपको. The amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA. During this process, the ribosomes, ये एक राइबोसोम है, ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है वो राइबोसोम्स है. During this process, the ribosome keeps on moving from, ये बन गया, ये ओपन हो गया, इसको कोड हो गया, तो राइबोसोम इधर चला जाता है. फिर ये ओपन हुआ, फिर राइबोसोम इधर चला जाता है. फिर ये ओपन हुआ, फिर राइबोसोम इधर चला जाता है. तो राइबोसोम ऐसे आगे बढ़ते जाता है, पीछे
इसमें जो कोड्स थे वो एंटीकोडॉन से ओपन होते जाते हैं और राइबोसोम्स ऐसे ऐसे मूव करते जाता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम one end of mRNA to the other end, one end of mRNA to the other end, ऐसे मूव हो रहा है वहां से वहां तक. One end of mRNA with the help. During this process, the ribosome keep on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. पहले यहाँ पे था लोकेशन उसका, बाद में यहाँ लोकेशन आया, बाद में यहाँ लोकेशन आया, बाद में यहाँ लोकेशन आया, ऐसे मूव करते जाएगा. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म. इस तरीके से चेन बन रही है. चेन बनने के बाद कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स तैयार होते हैं. सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. दिस प्रोटीन्स कंट्रोल various functions in the body of living organism and their appearance too. Living organism can produce new individual like themselves due to genes only, and some of these genes are transmitted to the next generation without changes. ये genes without changes transfer होते हैं, ठीक है. But या तो थोड़ा सा slight variation से transfer होते हैं. But Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offspring. कुछ characters, face का similar features या आँख का color transfer हो जाता है genes की वजह से. However, sometimes sudden changes occur in the genes. बड़ा changes हो सकता है. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes minor change, which is nothing but mutation. Okay? अब genes ये है. ओके, ये A G C T U है. इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे पहला है ये A G C U T. यहाँ पे क्या हो गया, ये अल्टर हो गया. ये पेरेंट्स का था, ये ऑफस्प्रिंग का था. ये अल्टर हो गया. नंबर 1. नंबर 2, A G C T U गिर गया, ये डिलीट हो गया. या आपको A G C U T U एक और ऐड हो गया. ओके, तो आपके पेरेंट्स के जीन में से या तो आपका ऑल्टर हो सकता है, या तो आपका डिलीट हो सकता है, या तो आपका एक और ऐड हो सकता है. दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. That is called mutation. ठीक है, that is called mutation. However, sometimes sudden changes occur in the genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change, which is nothing but mutation. Some mutations may be minor, but some may be considerable. Example, mutation may cause the genetic disorder like sickle cell anemia. आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है थोड़ा सिकल सेल एनीमिया के बारे में. यहाँ पे आपका जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है वो गोल रहता है. रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आपका गोल रहता है, पर जिनके पास सिकल सेल एनीमिया है उनका रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कुछ इस तरीके से रहता है. ये जो है हेल्दी, ये जो है डिसऑर्डर वाला, सिकल सेल एनीमिया वाला डिसऑर्डर वाला. ओके, सम म्यूटेशन में भी minor but some may be considerable. Example, mutation may cause the genetic disorder like sickle cell anemia. This is एक बार change हो गया तो ये बहुत everlasting process रहता है. This is a everlasting process and it is one of the proof of Darwin's theory of natural selection. Thank you very much. The lecture was a bit long, but I had to explain everything. उसको बराबर से अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो. उसके बाद आप इसको एक बार समझ जाओगे, फिर आप टेक्स्ट बुक को रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.